नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यूरोपीय संघ प्रमुख ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.3% की गिरावट। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा में मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संगठन पर्व पर इसकी घोषणा की और श्री नबीन को चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नबीन को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नबीन पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। नितिन जी ने हमेशा जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत घुसपैठियों को अपने नागरिकों तथा गरीबों के अधिकार को लूटने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे राजनीतिक दलों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। दुनिया के समर्थ देश वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे न केवल क्षेत्र की वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय समुदायों को भी समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ अभयारण्य के 1 किलोमीटर तक का दायरा कई वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास स्थल है। श्री यादव ने कहा कि जैविक खेती जैसे पर्यावरण अनुकूल और सामुदायिक केंद्रित प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्कृष्टता, नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर राज्य विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री बिरला आज लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दूसरे दिन पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विधानसभाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख किया। कल सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन भाषण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कगार पर हैं। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया है। आज स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में सुश्री लायन ने कहा कि दावोस के बाद अगले सप्ताह के अंत में वे भारत जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब भी इस बारे में काम बाकी है। उन्होंने बताया कि इससे 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 होगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा सुश्री लायन 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश निवेश के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। उन्होंने निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से राज्य का दौरा कर उद्योग अनुकूल नीतियों का अनुभव करने को कहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में CII के एक सत्र में श्री नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश में प्रमुख क्षेत्रों में कुल निवेश का करीब 25% आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रोन एम्बुलेंस सेवा इस वर्ष शुरू हो जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आर्थिक मंच में CII द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सतत और समावेशी विकास के लिए राज्य के दृष्टिकोण के बारे में बताया। उन्होंने राज्य में खनन, टिकाऊ निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन के बुनियादी ढांचे में भागीदारी के लिए वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित किया। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेज आज देर शाम 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री अल्बारेज कल सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। ये अभियान रविवार को चतरू क्षेत्र के मंडराल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट। जम्मू संभाग के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती और सीआरपीएफ के जम्मू क्षेत्र महानिरीक्षक आर गोपाल कृष्ण राव समेत वरिष्ठ अधिकारी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए हैं और सेना अधिकारियों के साथ ऑपरेशन की निगरानी के लिए वहां डेरा डाले हुए हैं। आतंकवादी अपना ठिकाना छोड़ घने जंगल में भाग गए हैं। आतंकवादियों के इस ठिकाने के भंडाफोड़ के सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई है। सुरक्षा बल उन ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करने में जुटे हैं जिन्होंने आतंकवादियों को बड़ी मात्रा में राशन, दालें, बर्तन और अन्य सामान जुटाने और पहुँचाने में मदद की है। इस बीच शहीद स्पेशल फोर्स कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह को आज सुबह जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनकी गृह राज्य उत्तराखंड ले जाया गया। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। ओडिशा में जनगणना 2027 के लिए 16 फरवरी से 1 महीने तक चलने वाली घर घर सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ओडिशा सरकार ने कहा है कि मकानों की सूची बनाने की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में जनगणना अधिकारी घरों की सूची बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा, जिसमें घर घर जाकर जनसंख्या की जनगणना की जाएगी और व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रोहतक, मानेसर, पानीपत और करनाल की कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री यादव ने PM10 के उच्च स्तर और लगातार बनी हुई वायु प्रदूषण संबंधी समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और कचरा, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात महाराष्ट्र में बेम्बला सिंचाई परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्यान्वित बेम्बला सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कृषि को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिंचाई पहल है। यह परियोजना 2 अप्रैल 2007 को 2,685 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृत लागत पर मंजूर की गई थी। यवतमाल जिले में बेम्बला नदी पर स्थित यह परियोजना एक प्रमुख बहु तहसील सिंचाई परियोजना के रूप में परिकल्पित की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न तहसीलों में
सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर जल अभाव की पुरानी समस्या से निपटना और इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। परियोजना के तहत भौतिक परिसंपत्तियों का पर्याप्त निर्माण होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन में लगातार आ रही चुनौतियों के कारण इसे पूर्ण करने और लक्षित लाभों को समय पर पहुंचाने में देरी हुई। परियोजना के महत्व को देखते हुए इस विषय को प्रगति के अंतर्गत समीक्षा के लिए लिया गया। 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परियोजना की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और महाराष्ट्र सरकार को लंबित मुद्दों के समाधान के लिए समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने, बेहतर योजना एवं संसाधन जुटाकर शेष नहर लाइनिंग कार्यों को पूरा करने तथा देहानी लिफ्ट सिंचाई योजना में ठेकेदार संबंधी समस्याओं के समाधान पर विशेष बल दिया गया। प्रगति समीक्षा के बाद परियोजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय तेजी आई। राज्य स्तर ने निगरानी को सुदृढ़ किया और कार्यों में तेजी लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई। परिणाम स्वरूप बेम्बला सिंचाई परियोजना को पिछले वर्ष 3 जून को कमीशन कर दिया गया। बेम्बला सिंचाई परियोजना का अनुभव यह दर्शाता है कि प्रगति तंत्र किस प्रकार एक प्रशासनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन चुनौतियों को समयबद्ध कार्रवाई में बदलते हुए यह सुनिश्चित करता है कि बड़े सार्वजनिक निवेश जमीनी स्तर पर ठोस और सार्थक लाभों में परिवर्तित हों। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के दौरान विश्व नेताओं से मुलाकात की। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रीवोट से मुलाकात में उन्होंने अनुसंधान और विकास, अपतटीय पवन और सौर ऊर्जा में सहयोग और हरित वर्गीकरण के क्षेत्र में भारत बेल्जियम साझेदारी की मजबूती पर बल दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.3% की गिरावट से 1066 अंक लुढ़ककर 82,180 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.4% के नुकसान से 353 अंक गिरकर 25,233 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की कमजोरी से 90 रुपये 97 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। 8 प्रमुख उद्योगों पर आधारित सूचकांक दिसंबर में 3.7% के स्तर पर दर्ज हुआ। दिसंबर 2024 के मुकाबले सूचकांक में दिसंबर 2025 में गिरावट रही। हालांकि नवंबर 2025 में सूचकांक 2.1% के मुकाबले दिसंबर 2025 में बढ़त दर्ज हुई। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का 13वां मुकाबला में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन अनमोल खरब और आकर्षी कश्यप अपने अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स मेन ड्रॉ में पहुंच गई हैं। अनमोल ने कनाडा की वेन यू झांग को हराया, जबकि आकर्षी ने अपनी ही देश की ईशा रानी बरुआ को पराजित किया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का आज लेह के एनडीएस स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के पाबंदियां हटा ली हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप 4 की पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि कल हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यूरोपीय संघ प्रमुख ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.3% की गिरावट। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।